सो हे गाइस, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर स्टोरी सुनने के बाद वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे मुझे पता चल सकता है कि आप वीडियोस के बारे में क्या फ़ील करते हो। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि इस पूरी घटना को मैंने अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है। क्योंकि ये घटना खुद मेरी मम्मी के साथ घटी है। बिना वक्त ज़ाया करे अब मैं सीधा घटना पर आता हूँ। एक सुबह की बात है जब हम सब लोग उठे। उसके बाद हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर नाश्ता करना था। तब जब हम लोग नाश्ते की टेबल पर आए तो मम्मी ने बताया कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और जिस टाइम पर वो टेबल पर आई उस समय तो उनका फेस काफ़ी ज़्यादा डाउन लग रहा था, जैसे उनकी तबीयत न जाने कितने समय से ख़राब हो। ये चीज़ देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख सा हुआ और बहुत अजीब लगा। मैंने फ़ौरन पूछा, क्या बात है मम्मी? तब उन्होंने भी इस बात को आगे नहीं छुपाया और सीधा पूरी बात हमें बता दी। उन्होंने बताया कि उन्हें बीती रात एक बेहद ज़्यादा भयानक सपना आया था, जिसमें उन्हें एक इंसान दिखा। एक इंसान जो कि असली दुनिया में काफ़ी समय पहले मर गया था। एक ऐसा इंसान जिससे मम्मी बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। मम्मी ने बताया कि जब वो सपने में उसे देख रही थी तब वो सोच रही थी कि वो उनके सपने में क्यों आया है, क्योंकि वो तो असल में मर चुका है। अब उन्होंने बताया कि वो और कोई नहीं बल्कि मेरे एक मामा थे जो कि कई साल पहले मर चुके थे। अब इस बात पर पापा ने बताया कि हाँ, मैं जानता था उन्हें। इसके बाद मम्मी ने बताया कि उनके सपने में मामा आए और उनसे बोलने लगे कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। और उन्होंने ये बताया कि वो ज़मीन के अंदर गड़े कफन के अंदर बंद हैं, लेकिन ज़िंदा हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे। इसके बाद उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि अपने पति को बता दो और उससे कहो कि वो जाके उस कब्र को खुदवाए और मुझे बाहर निकाले। उन्होंने बताया कि उस दिन उन्होंने शराब पी ली थी, बहुत ज़्यादा शराब। उसके बाद उन्हें किसी चीज़ का बिल्कुल भी होश नहीं था। फिर तो पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। जब उनकी आँख खुली और उन्हें होश आया तो अपने आप को उन्होंने कफन के अंदर पाया। उन्होंने अपने नाखूनों से कफन को बहुत खरोचा, बहुत खोलने की कोशिश करी, इस उम्मीद में कि शायद वो बाहर निकल जाएंगे, बट वो बाहर नहीं निकल सके। ऐसा करते हुए मामा ने अपने हाथों की उंगलियां दिखाई, जिनके नाखून अब उखड़े हुए थे। ये देखकर माँ बहुत ज़्यादा डर गई थी। तभी मामा का चेहरा एकदम से बदलने लगा और वो एक शैतान का रूप ले लिए, और उसके बाद ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और चिल्लाते हुए बोलने लगे कि मुझे आज़ाद करो, मैं वहाँ नहीं रह सकता। अब तक मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो फ़ौरन उठकर बिस्तर पर बैठ गई। इसके बाद मम्मी ने हमें बताया जो हमारे वो मामा थे वो मम्मी के भाई बहनों में सबसे बड़े थे, और कई साल पहले जब नाना जी की डेथ हो गई थी उसके बाद उन्होंने ही घर को संभाला था। बट धीरे धीरे उनकी आदत बिगड़ने लगी और वो शराब के आदी हो गए। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा क्रूर हो गए और वो हमेशा उसके बाद से अपने भाई बहनों को मारते रहते हर छोटी बात पे, और उन्हें बेहद ज़्यादा गुस्सा दिलाते और प्रताड़ित करते। घर के सभी लोग लगभग उनसे नफ़रत करते थे। अब जब ये घटना पहली बार हुई तो हमने इस घटना को इग्नोर कर दिया कि शायद ऐसे ही उन्हें सपना आया होगा। बट अगली रात दोबारा मम्मी को सपना आया। दोबारा मेरे मामा सपने में आए और उन्हें परेशान करने लगे
कि मुझे उस कब्र से बाहर निकाल दो। अब मेरी मम्मी का सोना मुश्किल हो रहा था, तो मेरे पापा ने कहा कि ये सारी बातें मुझे अपनी मौसी को बताना चाहिए। पर मेरी मम्मी ऐसा नहीं चाहती थी, वो किसी से इस बारे में बात करना ही नहीं चाहती थी। बट एक दिन जब मैं स्कूल से वापस लौटा, तब मैंने पाया कि मेरी मासी वहीं पर हमारे घर में ही बैठी हुई थी। और सबसे अजीब बात थी, घर का माहौल, सब लोग एकदम शांत थे, जैसे बहुत ज़्यादा सीरियस बात चल रही हो। मुझे मौसी के आने की कोई खबर नहीं थी, यानी वो एकदम अचानक से घर पर आई थी। मैं अब चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बट जब सब लोग वहाँ से चले गए तो मैंने मम्मी से इस बारे में पूछा। तब मम्मी ने मुझे बताया कि मेरी मासी को भी उसी तरह का सपना आया जैसा कि उन्हें। बट उनके सपने में मामा आकर उन्हें कहते थे, तुम मुझसे नफ़रत करती थी, इसीलिए तुमने मुझे ज़िंदा दफना दिया। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते, गुस्सा करते और मेरी मासी को मारने की कोशिश भी करते। मासी सबसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और एक तरीके से मानो डिप्रेशन में चली गई थी। जब उन्हें ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने ये सब मेरी नानी को बता दिया। और जब नानी को ये सब बातें पता चली तो उन्होंने एक बाबा को अपने घर बुलाया। जब वो तांत्रिक वहाँ पर आया तो वो उस जगह पर गया जहाँ पर उनकी कब्र को दफनाया गया था। वहाँ जाने के बाद उसने उस ज़मीन पर 7 कीलें ठोकी और उसके बाद उसने बताया कि अब वो आकर परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने उनकी आत्मा को उसी एरिया में कैद कर दिया है अब। इसके बाद मेरी मासी को तो ये सब सपने आने बंद हो गए, बट किसे पता था कि मेरी मम्मी को सपने अब भी आएंगे। जब सपने दोबारा आए तो मेरे पापा ने मम्मी से कहा कि इतनी दिक्कतें अगर चल रही हैं तो क्यों ना एक बार कब्र को खुदवा कर देख ही लिया जाए। और इसीलिए कुछ समय बाद हम सभी लोग, पूरे घर वाले मिलकर गांव गए जहां पर मामा की कब्र दफनाई गई थी। उसके बाद हम लोगों ने उस कब्र को खोदा और जब वो कब्र मिली तो हमने उसके ऊपर से कफन को हटाया और उसके अंदर वो जिस हाल में था इस बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। मामा कफन के अंदर मृतावस्था में थे और उनके हाथ, जो कि ऊपर की साइड उठे हुए थे और वैसे ही अकड़ चुके थे, उनके हाथ के नाखून घिस चुके थे, जो कि शायद कफन को अंदर से खरोच रहे थे। कफन पे भी उनकी उंगलियों के बहुत सारे निशान थे, जो कि ये दिखा रहा था कि अपने आखिरी समय में वो कितने ज़्यादा तड़पे थे। उन्हें जिंदा दफना दिया गया था। बट इस सब में गलती थी किसकी, ये बात किसी को भी नहीं पता चली। पर बस इसके बाद उस तांत्रिक बाबा ने एक बार फिर से उनकी कब्र को दफनवाया और फिर उसके ऊपर दोबारा से कुछ करा और इस बार वो सपने आना हमेशा के लिए बंद हो गए और अब तक भी कभी दोबारा ऐसा नहीं हुआ। इस पूरी चीज़ के बारे में सोच कर ही मुझे बहुत डर लगता है कि आखिर कब्र के अंदर लेट कर, वो भी जिंदा, वो क्या महसूस कर रहे होंगे और किस तरह उन्हें मौत आई होगी। तो ये थी आज की फर्स्ट स्टोरी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। हमारे देश इंडिया में हमेशा से ही शादियों का अपना ही एक अलग महत्व रहा है। कई सारी खुशियाँ, रस्मों का एक त्यौहार, पूरे परिवार का एकजुट होने का मौका, ये सब कुछ देखने को मिलता है हमारी भारतीय शादियों में। बट शादी का अरेंजमेंट्स करना इतना आसान काम कोई नहीं है। जिन लोगों के घर में शादी होती है वही जानते हैं कि उन्हें कितनी भागा दौड़ी करनी पड़ती है। पर कुछ भी कहो, जब से मैं छोटा था मैं तो शादियों में जाने का बहुत ज़्यादा आदी था। मुझे बेहद ज़्यादा खुशी मिलती थी क्योंकि मैं अपने सारे कज़न्स से मिल पाता था जिनकी एज लगभग मेरी उम्र के ही आसपास की होती थी। मेरी उम्र उस वक्त 17 साल की थी। मेरा नाम अभिजीत है। बात है साल 2009 की। तब हमारे रिलेशन में एक शादी लगी थी जिसके लिए हमें उड़ीसा के एक गांव में जाना था। उड़ीसा जो कि फेमस है बाबा जगन्नाथपुरी के लिए। अब भले ही मुझे शादी वगैरह में जाना बहुत पसंद था, बट मेरे साथ एक दिक्कत थी। लंबे सफ़र में मेरी तबीयत बिगड़ जाती थी। मुझे ट्रैवलिंग सिकनेस थी, हमेशा उल्टी वगैरह आना
और जी का हमेशा ख़राब होना। और शादी में जाने के लिए हमें लगभग 150 किलोमीटर बस से चलना था और बस में जाने से तो मेरी हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। एक तो जिन सड़कों पर आपको जाना पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ होती हैं, क्योंकि अक्सर गांव की तरफ जाने वाली सड़कें बनी हुई नहीं होती। अब मेरी दादी भी हमारे साथ ट्रैवल कर रही थी और जब उन्होंने मेरी तबीयत देखी तो वो मेरे पास आकर बैठ गई और उन्होंने मुझे भगवान विष्णु और उनसे जुड़ी कहानियाँ बताना शुरू कर दिया। मेरी दादी हमेशा से ये काफ़ी अच्छी स्टोरी टेलर रही थी। हमेशा किस सिचुएशन में किस तरह की कहानी सुनानी है वो जानती थी और सच कहता हूँ उनकी बातों से मेरा मन बहुत ज़्यादा हल्का हो गया था। उनकी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के बाद बस में मेरी नींद आ गई थी और जब मैं उठा तो हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे जहाँ मैं आना था। भले ही मैं आधा सफ़र सोकर ही आया था बट स्टिल मैं अभी थका हुआ था और मुझे और ज़्यादा नींद आ रही थी। अब मैं आपको बता दूं, हम जिन रिश्तेदारों के यहाँ आए थे ये दरअसल मेरी बुआ का ससुराल था और शादी वहीं पर थी और मेरी बुआ भी हम लोगों के साथ ही आई थी। कुल मिलाकर वहाँ पर हमारी बहुत बड़ी फैमिली इकट्ठा हुई थी उस शादी के लिए। लगभग दोपहर में 1 घंटा लेट पहुँचते हुए हम 12 बजे तक अपने घर पे पहुँच चुके थे। अब बट जब हम पहुँचे तो वहाँ मौजूद सभी लोगों ने हमारा स्वागत बहुत ज़्यादा अच्छे से करा। हम लोग जाते ही एक बढ़िया से एसी वाले रूम में बैठे और हमारे लिए नींबू पानी वगैरह लाया गया। नींबू पानी पीने के बाद तब जाकर मेरी कुछ थकान उतरी और क्योंकि अब मेरी एनर्जी आ चुकी थी तो मैं बाकी बच्चों के साथ जो कि मेरे अलावा वहाँ मौजूद थे उनसे मिलना और उनके साथ खेलना चाहता था। मैंने अपनी मम्मी से पूछ लिया और फिर सीधा उनके पास जाकर बैठ गया। अब आगे कहानी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी मम्मी को मम्मी ये बोलता हूँ और जो मेरी दादी हैं उन्हें मैं माँ बोलता हूँ। तो आपको ये बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आगे इससे रिलेटेड एक बात होगी। अब मैं वहाँ पर पहुँचा ही था कि तभी मेरी जो बुआ थी उनकी सास हमारे पास आई और उन्होंने हमसे कहा कि अब हमें दूसरे कमरे में जाना होगा जहाँ पर देवी हैं और उनको अपने आने के बारे में बताना पड़ेगा और उन्हें प्रणाम करना होगा। अब देवी शब्द सुन के हमारे मन में तो यही आया कि शायद कोई मूर्ति वगैरह होगी, बट जब हम वहाँ पर गए तो हम सभी के होश उड़ गए। जिस कमरे के बाहर हम खड़े थे वो किसी मामूली पूजा वाले कमरे की तरह बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि इस कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। मुझे सामने दिख भी नहीं रहा था कि अगर कुछ है भी या नहीं। ना तो एक भी खिड़की और ना ही रोशनी का कोई और स्रोत। और उसके बाद वो कमरा था भी घर के बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल अंधेरे में। हमारी उम्र के जितने भी वहाँ पर थे हम सभी लोगों के अंदर जाने की हिम्मत तक नहीं थी। हम सभी लोगों को डरा हुआ देखने के बाद जो मेरी बुआ की सास थी वो हमारे पास आई और उन्होंने हमसे बोला ये हमारे घर की बहुत पुरानी परंपरा है और ये सभी रिश्तेदारों को पूरी करनी होगी। मेरी दादी जो कि इस बारे में शायद जानती थी पहले से, वो आई और उन्होंने हमसे कहा कि अंदर जाने में कोई खतरा नहीं है और अब हमें अंदर जाना चाहिए। हमारे पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए हम उस अंधेरे कमरे में गए और जैसा जैसा उन्होंने कहा था वैसा वैसा हमने बोल दिया और उसके बाद सीधा वापस आ गए। वापस जाते वक्त हमने एक बार भी उस कमरे में पलट कर भी नहीं देखा। इस अजीब सी घटना के बाद हम सभी लोग खाना खाने के लिए एक साथ एक रूम में बैठने लगे। अब हमें जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी कि आखिर वो क्या था जहाँ पर हम अभी गए थे। आखिर ये कौन सी देवी थी। अब जो मेरी बुआ की सासू माँ थी वो भी इस बारे में हमें बताने में बहुत ज़्यादा उत्सुक थी और जब हम सभी लोग बैठे तब उन्होंने उनकी बात को हमें बताना शुरू करा। वो खुद भी उन देवी की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने कहा कि वो जो देवी थी वो उनके गांव में काफ़ी समय से थी। उनको हदाबाई कह के लोग बुलाते थे, बट वो उसी घर में जाती थी जहाँ पर जाने के लिए वो खुद अपने आप को चुनती थी। घर के अंदर वो 2 किरदारों में जाती थी, या तो माँ बन के या फिर पत्नी बन के। घर के अंदर आने के लिए हदाबाई सीधा घर के सबसे बड़े बेटे के सपने में जाती थी। सपने में वो बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की बन के जाती थी जिन्होंने काफ़ी गहने और काफ़ी अच्छी सुंदर सी पोशाक पहनी जाती थी। इसके बाद
वो घर के सबसे बड़े बेटे से काफ़ी सारी बातें करती थी और बातों के बीचों बीच में वो उससे पूछती थी कि तुम मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो या फिर अपनी माँ। अब सारी चीज़ें इसी सवाल पर आकर टिक जाती थी, क्योंकि यही सवाल उस घर का भविष्य निर्धारित करता था। क्योंकि कोई भी लड़का ऐसा नहीं होगा जो कि एक सुंदर सी वाइफ नहीं चाहता हो, और अधिकतर लोग इसीलिए वाइफ वाला ऑप्शन ही चुनते थे। बट इससे जो नतीजा आता था वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता था, क्योंकि अगर हदा भाई को माँ के रूप में चुना गया तब तो सब कुछ ठीक रहेगा और वो घर में आकर वास कर लेंगी। अगर उन्हें सबसे बड़े बेटे ने एक पत्नी के रूप में चुना है और उसकी शादी असल दुनिया में ऑलरेडी हो चुकी है, तो जब हदा भाई उस घर में आएगी तो उस घर की सबसे बड़ी बहू उनकी दुश्मन रहेगी, और उसके बाद घर में हर चीज़ उल्टी होगी और घर में बस समस्याएं आएंगी और धीरे धीरे वो घर नष्ट होता जाएगा। हालांकि वो किसी भी तरह उस घर में जब आएँ तो उस घर के लोगों का फ़र्ज़ है कि वो उनकी पूजा करें, और उसी वक्त से करना शुरू कर दे जब से वो सपने में आती हैं। हमारे घर के केस में सबसे अच्छी बात यही थी कि घर के जो सबसे बड़े बेटे थे उन्होंने हदा बाई को अपनी माँ के रूप में घर में वास करवाया था, और उनका मानना था कि वो जो एकदम अंधेरे वाला कमरा है उस कमरे में वो कई सालों से अकेले रह रही हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि मैंने कभी भी उस कमरे से किसी को भी बाहर निकलते नहीं देखा था, बस वहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता था। पर सबसे डरावनी बात ये थी कि वो जो घर की सबसे बड़ी बहू थी वो दिन में 3 टाइम उस कमरे में खाना जाकर रखती थी। एकदम बढ़िया से थाली सजाकर वहाँ पर वो जाती और दरवाजे से थोड़ा अंदर उस थाली को रख देती। अब सबसे ज़्यादा इसमें डरावनी बात और ज़्यादा ये थी कि लगभग आधे 1 घंटे बाद जब बहू वापस आती तो वो प्लेट ऑलरेडी खाली हो चुकी होती थी, और ऐसी चीज़ें मैंने खुद अपनी आंखों से कई बार देखी। इस बात का मेरे ख्याल से चांस ही नहीं था कि उस कमरे में कोई ज़िंदा इंसान हो जो कि वो खाना खा रहा हो, और उस चीज़ के बारे में बस सोच कर ही मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अब तक जिन जिन चीज़ों से हमारा सामना हो चुका था उसी से हम बहुत ज़्यादा डर चुके थे, इसीलिए आगे कुछ भी करने से पहले हमने थोड़ी देर सोने का फ़ैसला करा और उसके बाद हम लोग लेटने चले गए। अब जो मेरी बुआ की सासू माँ थी उन्होंने हमें एक घर दिखाया जो कि उन्होंने हाल ही में बनाया था। वो घर मेन बिल्डिंग से, यानी कि हमारे मेन घर से बिल्कुल साइड में ही था। वो अच्छा खासा 3 मंजिला घर था जिसमें कई सारे कमरे थे। मैंने अकेले सोने का फ़ैसला करा और 3rd फ्लोर पे एक कमरे में मैं चला गया, क्योंकि मेरे को अच्छी सी नींद लेनी थी और मेरी आंखें बहुत जल्दी खुल जाती थी अगर कोई शोर होता था तो। इसीलिए बिना किसी डिस्टर्बेंस के लिए मैं उस कमरे में गया, और वहाँ जाने के बाद मैंने अंदर से अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके बाद मैंने एक डिम वाली लाइट को ऑन कर लिया और फिर बेड पर लेट गया। कुछ रोशनी बाहर से भी आ रही थी क्योंकि अभी बस शाम के 4 बजे थे। मैंने अपने फ़ोन में 7 बजे का अलार्म लगा दिया, क्योंकि मुझे 7:30 बजे तैयार होकर वहाँ से निकलना था, क्योंकि 7:30 बजे से एक फ़ंक्शन होने वाला था। अब मैं आराम से सो गया और इतनी गहरी नींद में सोया कि मेरी आंख दोबारा खुली ही नहीं। अब मैं काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सो ही रहा था कि एकदम से मेरी आंख खुली। मैं बुरी तरीके से पसीने से भीगा हुआ था, क्योंकि मुझे एक बेहद ज़्यादा अजीब सा सपना आया था। लेकिन जैसे ही मैं उठा तो मैंने एक राहत की सांस ली, ये सोच के कि चलो बस ये एक सपना था। उठने के बाद मैं थोड़ी देर बैठा रहा और उसके बाद मैंने अपने फ़ोन में टाइम देखा तो अभी 6:45 बजे थे और मेरे पास अभी काफ़ी वक्त था तैयार होने के लिए। बट कुछ भी करने से पहले मैं कुछ खाना चाहता था, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। अब यही सोचकर मैं नीचे गया, क्योंकि नीचे मेरी मम्मी थी, तो मैंने सोचा कि मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे कुछ खाने को मांगूंगा। बट इसके बाद जो घटना मेरे साथ हुई वो याद कर रहे ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं नीचे आकर सबको देखने लगा तो वहाँ पर कोई था ही नहीं, और सभी लोग शायद वहाँ से जा चुके थे। मैं उस जगह पर उस बिल्डिंग में अकेला था। अब मैं सीधा मेन गेट पर गया तो पाया कि वो घर का मेन दरवाज़ा बाहर से किसी ने बंद कर रखा था। अब मैं उस घर के अंदर बंद था और मेरे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने दरवाजे पर कई बार पीटा, ये सोचकर कि शायद किसी को आवाज़ चली जाएगी, पर मैंने ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं करा, क्योंकि मुझे पता था कि शायद कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि उसके सामने जो हमारा घर था वहीं पर लिविंग रूम था और वहाँ से मुझे आवाज़ें आ रही थी
कि मेरे घर वाले बैठकर बातचीत कर रहे हैं। मैंने कई बार अपने पापा को भी आवाज़ लगाई ये सोचकर कि काश वो तो मेरी बात सुन लें, बट कोई भी मेरी बात नहीं सुन पा रहा था। अब मेरी हालत रोने जैसी हो गई थी, बट अब भी कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था और मैं लगातार चिल्लाए जा रहा था। मुझे असली डर कब मालूम तो तब चला जब मेरे पीछे से उस घर में किसी के घूमने की, चलने की आवाज़ आने लगी। मैं मदद के लिए और ज़ोर से चिल्लाने लगा और अब मैं रोने लग गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं बस बेहोश होने वाला था डर के मारे। और अब थोड़ी देर में मुझे ऊपर से किसी के नीचे आने की आवाज़ आने लगी और ये आवाज़ तो सुनने के साथ ही मेरी रूह तक काँप गई थी। धीरे धीरे वो कदमों की आवाज़ और तेज़ होती गई और अब मैं जितना ज़ोर से हो सकता था उतना ज़ोर से चिल्ला रहा था। मैं तेज़ से रो रहा था और तभी सामने लिविंग रूम की तरफ से मुझे मेरी दादी की आवाज़ आई। मैंने एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करी और ज़ोर से चिल्लाया, माँ प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, यहाँ पे कोई और भी है, प्लीज़ बचा लो माँ। मैं अपनी सारी ताकत अब तक खो चुका था और अब ज़मीन पर गिर चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब मैं यहीं पर मर जाऊँगा। जैसे ही मैंने ऐसा चिल्लाया तब एकदम से ही वो बड़ा सा दरवाज़ा खुद ही खुल गया और अब मैंने देखा कि वहाँ पर कोई ताला था ही नहीं। मैं सीधा लिविंग रूम के सामने गिरा और मेरे परिवार वाले मुझे एकदम हैरानी से देख रहे थे। मेरे मम्मी पापा फ़ौरन आए और उन्होंने मुझे उठाया और मुझे सोफे पर बिठाया। मैं बहुत ज़्यादा काँप रहा था और मेरे अंदर बोलने तक की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार मैंने अपने अंदर थोड़ी हिम्मत जुटाई और उन सब लोगों को बताया मेरे साथ जो अभी अभी हुआ। सब लोग बिल्कुल हैरान थे और उन्होंने बताया कि वो तो कभी वहाँ पर ताला लगाता ही नहीं है और उन्हें हल्की सी भी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी और उन्हें लग रहा था कि मैं अपने कमरे में आराम से सोया हुआ हूँ। सभी लोग डरे हुए थे सिवाय मेरी बुआ की सासू माँ के। वो गुस्से में थी बट फिर भी किस तरीके से उन्होंने अपने आप को शांत कर रखा था। अब वो धीरे धीरे मेरे पास आई और मुझे एक कुर्सी पर बिठाकर मेरे माथे पर हाथ फेरने लगी और मुझे मुस्कुराते हुए देखने लगी और मुझसे कहा कि मैं एक बहुत बहादुर बच्चा हूँ, कि मैंने आखिर तक हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद उन्होंने बाकी के परिवार वालों की तरफ देखा और बताया कि ऐसा होता है, गांव में जब भी बाहर से कोई लोग आते हैं तो अजीब सी आत्माएं लोगों को डराती हैं और उन्हें अजीब सी चीज़ें और भ्रम दिखाती हैं। उन्होंने इसके बाद ये बताया कि मुझे बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि हमारी देवी हदाबाई थी। जब मैंने अपनी दादी माँ को आखिरी बार मदद के लिए पुकारा तो मैंने माँ चिल्लाया था और माँ का मतलब होता है मम्मी, माता, और वो देवी तो हमारे पूरी फैमिली की ही माँ थी। इसीलिए जो भी वहाँ पर आता था और जो भी वहाँ पर मेहमान था वो उसके लिए भी माता ही थी। उन्होंने कहा कि इस घर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, उसके ऊपर कोई खतरा इस तरह का नहीं आ सकता, क्योंकि माँ हम सबकी देखभाल कर रही हैं और वो अपने बच्चों को कुछ भी कभी नहीं होने देंगी। जब उन्होंने ये सब बात मुझे बताई तो मैं उनकी बात पर बस यकीन नहीं कर पा रहा था, बट उनकी बात एकदम सही थी और मैं सच में माँ हदाबाई का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार था कि उन्होंने मेरी मदद करी। हालांकि इस घटना के बाद मैं वापस से उस फंक्शन में नहीं जा पाया जो कि उस रात था, क्योंकि एक रात में ही मेरे साथ कई सारी घटनाएं हो चुकी थी। मेरी मम्मी और मेरी माँ मेरे साथ वहीं घर पर ही रही। हम सभी लोग पूरी रात बस उसी घटना के बारे में बात करते रहे जो कि मेरे साथ हुई थी। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा, अगर तुम कभी भी किसी भी बुरी हालत में फंस जाओ तो बस भगवान को याद करना, वो तुम्हें बचाने ज़रूर आएंगे। मैं इस घटना के बाद, इस शादी के बाद कभी भी उस गांव में वापस नहीं गया और शायद मेरे अंदर वापस जाने की हिम्मत भी नहीं है। वो घटना ही मेरे अंदर एकदम से डर पैदा कर देती है। कहते हैं ना, कुछ जगह होती हैं जो कि आपको सूट नहीं करती, और हाँ, वो जगह ऐसी ही थी जो कि मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करी। इसी के साथ आप बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। ये हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर मनीष ने। आइए आगे की घटना को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मैं मनीष और मैं गोवा का रहने वाला हूँ। साल में लगभग एक बार मैं अपने पूर्वजों वाले घर में ज़रूर जाता हूँ। वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है।
एकदम नेचर से घिरा हुआ घर और काफ़ी अच्छी सराउंडिंग्स, और घर से थोड़ी ही दूरी पर बीच। एकदम हर चीज़ बढ़िया है। अगर बात थोड़े अपने घर की करूं तो जितना मैंने लोगों से सुना है तो मेरा वो जो घर है वो शायद 1850 के आसपास का बना हुआ है, और वहाँ पर लगभग 1 शताब्दी से ज़्यादा समय हो गया है हमारी फैमिली को रहते रहते। हमारी फैमिली दरअसल स्टार्टिंग में तब एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी, इसीलिए हमने वो काफ़ी बड़ा घर बनवाया था। उस घर में कुल मिला के मेरे ख्याल से 10 कमरे हैं, बड़ा सा डाइनिंग रूम है, एक बड़ा सा हॉल है और घर के सामने एक बड़ा सा गार्डन भी। अब इसके अलावा घर की मेन बिल्डिंग से अलग सामने की तरफ एक छोटा सा स्टोर रूम भी है, जो कि एक छोटी सी बिल्डिंग जैसा ही है। मेरे जो पूर्वज थे वो दरअसल ज़मींदार थे और अपने ज़माने में काफ़ी ज़्यादा अमीर और समृद्ध थे। लगभग 1960-70 तक हमारा घर में वहाँ पर जॉइंट फैमिली की तरह ही रहे, बट इसके बाद सभी लोग लगभग अलग अलग शहरों में जाकर शिफ्ट होने लगे और अकेले रहने लगे। इस वक्त वहाँ पर मेरे पूर्वज वाले घर पर बस मेरे चाचा और उनकी फैमिली रहती है। अब मैं अपनी सीधा घटना पर आता हूँ। तो बीते साल मैं अपनी वाइफ के साथ अपने उस घर में गया था। पुणे से वहाँ जाते आते मैं अच्छा खासा थक चुका था, और जब वहाँ पहुँचा तो मेरे चाचा और उनकी फैमिली ने हमें काफ़ी अच्छे से स्वागत करा और हम लोग आराम से बैठकर थोड़ी देर बात वगैरह करने लगे। अगले कुछ दिन मैं सुबह सुबह आराम से ऐसे घूमता, शाम को लंबी लंबी वॉक्स के लिए जाता और आसपास अपने जान पहचान के लोगों से मिलता। सब कुछ काफ़ी ज़्यादा सही चल रहा था और जैसा मैं सोच के आया था मेरा माइंड वहाँ पर काफ़ी रिफ़्रेश हो रहा था। अब इंडिया में जो सीजन्स होते हैं वो लगभग फिक्स होते हैं। मॉनसून जुलाई सितंबर में, सर्दी अक्टूबर से फरवरी तक, गर्मी मार्च से मई तक, और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है। बट उस साल ये सब कुछ थोड़ा अलग था क्योंकि मॉनसून थोड़ा लंबा चल रहा था और नवंबर में भी बारिश वगैरह ही चल रही थी। तो मुझे अच्छे से याद है कि वो दिन था 12 नवंबर का। मुझे डेट इतने अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि 14 नवंबर को मुझे वापस वहाँ से निकलना था। अब उस दिन जब मैं सुबह सुबह जल्दी उठा जॉगिंग को जाने के लिए तो मैंने देखा कि बाहर बारिश हुई थी और पूरी मिट्टी वगैरह गीली पड़ी है और काफ़ी ज़्यादा कीचड़ वगैरह हो चुका है। कुल मिला के जॉगिंग करने लायक माहौल अब था नहीं। मैंने अपने आप को थोड़ा कोसा कि यार मूड सा ख़राब हो गया, इसीलिए अब ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए मैं सीधा अंदर आ गया। जब दोपहर हो गई तो मैं ऐसे ही घर में बैठा था और तब मुझे थोड़ा बाहर जाने का मन करने लगा। मैं घर के थोड़ा बाहर की साइड आया और तब मैंने वो स्टोर रूम देखा जो कि घर से थोड़ा आगे की साइड ही था। मैं कभी भी वहाँ पर गया नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं चलो उसके अंदर जाकर देखता हूँ। जब मैं वहाँ पर गया और मैंने वहाँ का दरवाज़ा खोला तो पाया कि वो जगह काफ़ी ज़्यादा पुरानी टाइप की हो गई थी क्योंकि वहाँ पर शायद कोई भी नहीं जाता था और वहाँ का सामान भी ऐसे ही था कि कोई वहाँ पर बहुत लंबे समय से नहीं आया है। अब मैं वहाँ पर अंदर जाने का इधर उधर देखने लगा कि तभी मुझे एकदम से चक्कर सा आने लगा। मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा था, इसीलिए मैं वहाँ से बाहर आकर वापस घर की साइड आने लगा। लेकिन तभी बारिश एकदम से स्टार्ट हो गई और काफ़ी तेज़, तो मैं वहीं पर रुक गया ये सोचकर कि थोड़ा बारिश कम हो जाएगी तब जाऊँगा। अब मुझे वहीं पर एक कुर्सी मिल गई थी तो मैं वहीं पर उसे पकड़ कर बैठ गया। अब मुझे वहाँ पर बैठे हुए लगभग 15-20 मिनट होंगे कि तभी मुझे किसी चीज़ के जलने की स्मेल आने लगी। मैं अपनी सीट से उठा और अंदर की साइड जाकर देखने लगा और जब मैं अंदर गया तो मैं हैरान रह गया। अंदर 3 बच्चे थे, लगभग यही कोई 15-16 साल की उम्र के, और वो बैठकर वहाँ पर बीड़ी पी रहे थे। मैंने सोचा कि शायद किसी तरीके से बाहर से अंदर आ गए होंगे और क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानता तो मैं बस इन पर चिल्लाने लगा और उन्हें वहाँ से भगाने लगा। मैं बस उनसे थोड़ा सा ही दूर होऊंगा, बट फिर भी ऐसा लगा कि मानो उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं आ रही थी और वो बस इग्नोर करके अपना काम करे जा रहे थे। बट मुझे काफ़ी सारा गुस्सा आ गया और मैं सीधे उनके पास गया और तभी मेरी नज़र एकदम से पीछे की साइड गई। पीछे की साइड कमरे में एकदम से आग लग गई थी, बट ये आग उन लोगों ने नहीं लगाई थी क्योंकि वो एकदम दूसरी साइड बैठे हुए थे और आग बिल्कुल उल्टी तरफ लगी थी। अब वो जो लड़के वहाँ पर बैठे थे उन्हें इस बात का पता ही नहीं था और वो अपना काम लगातार करते रहे। मैं उस जगह पर गया जहाँ पर आग लगी थी और उसे बुझाने की कोशिश करने लगा, बट उस आग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वो आग बस तेज़ी से फैलती रही। अब मुझे समझ आया कि मैं वहाँ पर मानो होकर भी नहीं था और मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मानो उस जगह पर मौजूद होकर मैं किसी फिल्म को देख रहा था।
इससे पहले किसी और लड़के को इस बारे में पता चल पाता, पूरे कमरे में आग लग चुकी थी और वो डरे हुए बच्चे अब दरवाजे की तरफ गए और बाहर जाने की कोशिश करने लगे। अब मैं बस वहाँ पर एक मूक दर्शक बन के रह गया था। सबसे अजीब बात ये थी कि वो पूरा इंसिडेंट मेरे सामने हो रहा था, बट मुझे इस सब चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब कैसे भी हालत होते, वो बच्चे वहाँ से आराम से भाग जाते, बट सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ पर कोई चीज़ थी जो कि उन्हें बाहर जाने से रोक रही थी। जब मैं दरवाजे के पास गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा था जिसका सर नहीं था और उसके हाथ काफ़ी उल्टे टाइप के हो रखे थे और वो उन बच्चों को बाहर जाने नहीं दे रहा था। वो बच्चे उसे देखकर जोर से चिल्लाते हुए अंदर ही आ गए और अब वो ना बाहर जा सकते थे और ना ही अंदर रह सकते थे। एकदम से ही मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मैंने पाया कि वो मेरी वाइफ थी। मैं काफ़ी देर तक घर में नहीं आया था, इसीलिए वो मुझे ढूंढते हुए वहाँ पर आई थी और मैं अब ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया कि वो सब जो मैंने देखा पता नहीं बस शांत हो गया था। और मैंने जब अपने आसपास देखा तो कुछ भी नहीं था, सभी लोग मानो कहीं गायब हो गए। मैं भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा था और मुझे ये यकीन तो हो गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। मैं सीधा अपनी वाइफ के साथ अपने मेन घर में आया और उसके बाद उसने मुझे थोड़ा पानी पिलाया। अब इस इंसिडेंट के बारे में मैंने रात के वक्त अपनी चाची को बताया, जो कि लगभग 85 साल से उस घर में रह रही थी। जब मैंने उन्हें बताया तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी इस बारे में जानकर, क्योंकि इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं मालूम था और वो ये भी जानती थी कि इन चीज़ों के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जान सकता था, क्योंकि ये होते हुए तो किसी ने देखी ही नहीं थी। जब मैंने अपनी बात ख़त्म कर ली तो उन्होंने मुझे वाकई में असली बात बताई जो कि वहाँ पर हुई थी। उन्होंने बताया लगभग 1900 के आसपास की बात है। उस वक्त हमारे पूर्वजों की 5 परिवार इस घर में रहते थे। लगभग उस टाइम पर इस घर में 25 लोग रहा करते थे और उनमें से जो 3 बड़े भाई थे उनके बच्चे वो थे जिन्हें मैंने उस कमरे में देखा था। परिवार के लिए सब कुछ एकदम अच्छा था, खेती बाड़ी अच्छे से हुई थी और फसल अच्छी कटी थी, सब एकदम बढ़िया चल रहा था। बट कुछ लोग थे जो कि हमारी कामयाबी से बहुत ज़्यादा जले हुए थे। अब जो हमारा परिवार था उसकी पूरे गांव में बहुत इज्जत थी, इसीलिए वो डायरेक्टली तो हमसे कुछ कह नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया। वो किसी तांत्रिक वगैरह के चक्कर में पड़ गए और उन्होंने उसके बाद हमारे ऊपर कुछ करवाया। ये चीज़ उन्होंने सबसे बड़े 3 भाइयों के बच्चों पर करवाई और वो जो 3 बच्चे थे वो साथ में कुछ ना कुछ उल्टे काम करते ही रहते थे। और ऐसा ही एक काम था वहाँ उस स्टोर रूम में बैठकर बीड़ी वगैरह पीना। तो उस दोपहर भी वो यही कर रहे थे और तब एकदम से ही जो उन्होंने उनके ऊपर ऊपरी करवाई थी उसके कारण उस जगह पर आग लग गई। और इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर किसी तरह की आत्मा को भी भेज दिया जो कि इस बात को निश्चित कर सके कि वो लोग वहाँ से भाग ना पाए और वहीं जलकर मर जाएं। हुआ भी ऐसा ही। काफ़ी दुखद घटना में वो तीनों बच्चे उसी जगह पर जलकर मर गए। उनका काला जादू उन्होंने सफल करवा लिया था। बट स्टार्टिंग में इस बारे में किसी को पता नहीं था कि यहाँ पर ऐसा हुआ है, क्योंकि किसी को कैसे पता चल सकता था। बट उन लोगों के मरने के कुछ दिनों बाद उस जगह पर जहाँ पर वो स्टोर रूम था उसके जस्ट पीछे ज़मीन के अंदर से 3 गुड़िया दफनाई हुई मिली। वो तो दरअसल उनके एक जानने वाले वहाँ से गुजर रहे थे, तब उन्होंने उस गुड़िया का एक पैर ऊपर की तरफ निकला हुआ देखा। जब वहाँ पर खोदा गया तो 3 गुड़िया वहाँ पर बाहर निकली। इसके अलावा कुछ और परिचितों ने बताया कि वो जो रिश्तेदार थे, कि वो जो लोग थे जो कि उनसे जलते थे, वो अक्सर ही आजकल तांत्रिक वगैरह के चक्कर काट रहे थे। सभी गांव वाले इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और उन्हें अब शक उसी परिवार पर था। सभी लोगों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया और जब उनसे थोड़ा सख्ती से पूछा गया तो उन लोगों ने खुद ही इस बात को मान लिया कि उन्होंने ही उनके ऊपर ऊपरी करवाई थी ताकि उनके बच्चे मर जाएं। सभी घर वाले बेहद ज़्यादा गुस्से में आ गए और उसके बाद तो उनके साथ जो लोगों ने करा वो मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता। पर तब ये सब करने का कोई फ़ायदा था नहीं, क्योंकि उनके बच्चे ऑलरेडी तब तक मर चुके थे। इस घटना के बाद स्टोर रूम को दोबारा से बनवाया गया, बट उसके बाद से वहाँ पर कोई भी जाता नहीं था, उस घटना के डर से जो कि वहाँ पर घटी थी। पर मेरे मन में बस एक ही घटना आई कि अच्छा ठीक है ये सब वहाँ पर हुआ,
बट आखिर ये सब मुझे ही क्यों दिखा। एक घटना जो कि वहाँ पर लगभग 100 साल पहले हुई थी, उस घटना को मैंने अपनी आंखों से दोबारा होते हुए देखा। शायद ये सब मेरे सामने होने का कोई खास रीज़न है, या फिर वो घटना अपने आप को कुछ कुछ समय बाद वापस से दोहराती है। और मेरी बस किस्मत अच्छी थी कि जब ये घटना अपने आप को दोहरा रही थी उस समय मैं वहाँ पर मौजूद था और मैंने ये सब कुछ देखा और महसूस करा। ये घटना साल 2020 की है। तब गर्मियाँ लगभग शुरू हो ही गई थी, पर उस एपिडेमिक यानी कि कोविड-19 को कोई सीरियस ज़्यादा ले नहीं रहा था। अभी भी लोग सोच रहे थे कि इस बीमारी को सीरियसली लिया जाए या फिर नहीं। हालांकि उस टाइम पर कई सारे लोगों का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, पर एपिडेमिक की वजह से मेरा बिजनेस कुछ खास नहीं चल पा रहा था। इसी वजह से कुछ टाइम का ब्रेक लेकर मैं अपने होम टाउन वापस आ गया और सोचा कि कुछ टाइम अपने घर वालों के पास ही रहता हूँ। वापस आकर मैं अपने रिलेटिव्स और अपने कुछ दोस्तों से भी मिला और उसी बीच मैं मिला अपने काफ़ी पुराने और ख़ास दोस्त चेतन से। अब एक बार जब मैं उससे मिला तो उसके बाद तो हम बैठे और बस बातें शुरू हो गई। इसके बाद हम एक कैंटीन में जाकर बैठ गए और बात करने लगे। वो कैंटीन हमारी काफ़ी पुरानी बनी हुई थी। हम वहाँ पर पहले बहुत आया करते थे। मैं आपको इस जगह के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वो एक बड़ा सा यार्ड टाइप का था और उस जगह की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मतलब आसपास थोड़ा धूल भरा फर्नीचर और ज़्यादा साफ सफाई इस जगह पर नहीं थी, पर हमें उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि हम अपनी बातचीत में ही काफ़ी मगन थे। बात करते करते रात के 11 कब बजे हमें पता ही नहीं चला और उस टाइम तक हम 2 या 3 बोतल आराम से पी चुके थे मिलकर। अभी हम और पी ही रहे थे और इस बारे में बात कर रहे थे कि अब हमें वापस जाना चाहिए या फिर थोड़ा और करना चाहिए। थोड़ी देर बाद हमने फैसला किया कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए और तब चेतन को जब उस पर कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने कहा कि वो टॉयलेट करके आएगा, उसके बाद ही वहाँ से वापस जाएगा। बट मुझे इतना पता था कि उस जगह पर कोई प्रॉपर टॉयलेट नहीं था। मैंने देखा कि वो गेट से बाहर की तरफ चला गया। बिल मैंने पहले ही दे दिया था तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने एक सिगरेट निकाली और उसे जला लिया और उसके बाद अपने फ़ोन में कोई गेम खेलने लगा। अब मुझे गेम खेलते खेलते लगभग 10 से 15 मिनट हो गए थे और वो जब से बाथरूम गया था उसका कोई अता पता नहीं था। तो अब मैं ये सोचने लगा कि उसे उतना टाइम क्यों लग रहा है। अब तभी मुझे एक ऐसी आवाज़ आई मानो कोई भारी भरकम चीज़ ज़मीन पर गिर गई हो बाहर की साइड से। मैं भागता हुआ पीछे वाली साइड से बाहर की ओर गया जहाँ से चेतन निकला था। अब मैं बाहर निकला ही था कि मैंने थोड़ी दूरी पर देखा कि कोई शायद ज़मीन पर गिरा हुआ था और जब मैं थोड़ा पास गया तब मैंने देखा ये और कोई नहीं बल्कि चेतन ही था। कुछ पल के लिए तो मैं हैरानी में वहीं पर खड़ा रहा और उसके बाद मैं दौड़कर उसके पास गया। आसपास के कुछ और लोग और वो ओनर जिसकी वो कैंटीन थी वो भागते हुए वहाँ पर आया और सभी लोग चेतन को देखने लगे। सभी लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे बट वो उठ ही नहीं रहा था। वो पहले ही बेहोश हो चुका था। अब वहाँ पे मौजूद ज़्यादातर लोगों ने सोचा कि शायद उसने ज़्यादा शराब पी ली है और इस वजह से वो सो गया है। बट मुझे पता था कि ये बिल्कुल भी रीज़न नहीं था उसका, क्योंकि चेतन और मैं काफ़ी टाइम से साथ में ऐसा करते रहे हैं और वो इतनी जल्दी तो बेहोश हो ही नहीं सकता। इसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा और पीनी पड़ेगी। ये लॉजिक आपको थोड़ा अलग लग सकता है बट यही है। कुल मिलाकर मुझे पता था कि वो शराब की वजह से तो बेहोश नहीं हुआ है। मैंने फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करा और उसके बाद मैं हॉस्पिटल लेकर गया उसे। उस टाइम पर तो मैं भी थोड़ा आधे से होश में ही था। उसको हॉस्पिटल ले जाते मैं भी पूरी तरीके से अपने होश में आ गया था। कुछ चीज़ें देखने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे अल्कोहल पॉइजनिंग तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। बस उसे थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है और वो ठीक हो जाएगा। अब उस रात
मैं और चेतन वहीं हॉस्पिटल में ही थे। मैं चेतन के पास ही बैठा रहा और सुबह के लगभग 4 या 5 बजे उसको होश आया। वो उठा और वो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कहीं खोया खोया सा है, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतना डरा हुआ सा उठेगा। वो काफ़ी ज़्यादा सहमा हुआ लग रहा था। उसके बाद उसने मुझे वो चीज़ें बताई जो उसने तब महसूस करी थी जब वो बेहोश हुआ था। उसने तब से बताना शुरू करा जब वो टॉयलेट करने के लिए उस कैंटीन से बाहर की तरफ गया। दरअसल उस कैंटीन के पीछे वाली साइड पर एक छोटा सा जंगल टाइप का एरिया है। मतलब ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं, पर वहाँ पर पेड़ बहुत सारे हैं। रात के समय पर उस पूरी जगह पर सारे में बस अंधेरा ही अंधेरा रहता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो चेतन उसी साइड पे टॉयलेट करने के लिए गया था। अब वो अपना काम कर ही रहा था कि उसकी नज़र पीछे की साइड गई, तो तब उसने एक आदमी को जंगल की तरफ जाते हुए देखा। अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था इसीलिए उसका चेहरा उसे नहीं दिख पाया, पर उसे बस उसके शरीर की आकृति दिखी। वैसे तो चेतन को उसके बारे में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, पर उस इंसान का चलने का ढंग काफ़ी ज़्यादा अजीब था और इसी वजह से चेतन का ध्यान उसके ऊपर गया। उसने देखा कि वो काफ़ी अजीब ढंग से चल रहा था, मानो कोई रोबोट या फिर पता नहीं क्या। उसके हाथ पैर बहुत अजीब तरीके से हिल रहे थे। अब क्योंकि चेतन लगातार उसकी ओर घूरे जा रहा था और थोड़ी तेज सांसें भी ले रहा था, तो जो भी व्यक्ति चल रहा था वो रुका और अंधेरे में ही चेतन ने इस बात को महसूस कर लिया कि वो उसकी तरफ मुड़ा है और उसे देख रहा है। अब क्योंकि वो भी आधे नशे में ही था तो उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा और वो भी उसको घूरता ही रहा। चेतन अब थोड़ा कंफ्यूज सा था कि आखिर ये है कौन और कर क्या रहा है। अब थोड़ी देर बाद चेतन ने कहा छोड़ो इसे और मैं वापस जाता हूँ। वो पीछे घूमा और वापस से कैंटीन की तरफ आने लगा, पर उसने जैसे एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वो जैसे ही एक बार फिर से पीछे की ओर मुड़ा उसने देखा कि उसके सामने अब कुछ भी नहीं है और उसे अब काफ़ी तेज चक्कर सा आ रहा है। वो ऐसा फील कर रहा था कि अब वो बस बेहोश होने ही वाला है और उसके बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसने अपने आप को बेहोश पाया। उसने बताया कि बेहोशी की हालत में उसे ऐसा लगने लगा मानो कोई उसे उठा रहा हो और उसको कोई आंखें खोलने पर मजबूर कर रहा हो। और जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसने देखा उसके सामने वही बड़ा सा साया खड़ा हुआ है और अब पता नहीं किसी वजह से उसके शरीर के पीछे से उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। जब उसने उस चीज़ को और ज़्यादा ध्यान से देखने की कोशिश करी तो उसने पाया कि वो एक बूढ़ा आदमी था जिसने सर पर एक गमछा बांध रखा था और कुर्ता पजामा पहने हुए था। उसके बाद एकदम से ही वो व्यक्ति मुड़ा और वापस जंगल की ओर जाने लगा। जाने से पहले एक बार फिर से वो जब चेतन की तरफ घूमा तो उसने देखा कि उसकी आंखें बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी, मतलब इस तरह की कि वो बस बाहर निकलने ही वाली थी। उसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति फिर से घूमा और जंगल की ओर वापस से जाने लगा। अब इस मोमेंट पर चेतन को फाइनली रियलाइज हो गया था कि उसने एक आत्मा को देखा है और उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। पर इसी के साथ उसे ऐसा लगने लगा कि कोई जानी पहचानी सी आवाज़ उसे पुकार रही है और ख़ास तौर पर वो आवाज़ उसी का नाम पुकार रही है बार बार। चेतन वापस से उसी जगह पर गया जहाँ पे वो पहले बेहोश हुआ था और जब वो उस जगह पर गया तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि जो बंदा चिल्ला रहा है वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ और जो उस जगह पर बेहोश पड़ा था वो खुद था। कुछ ही समय बाद उसने देखा कि वहाँ पर एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस में चेतन को बैठाकर मैं हॉस्पिटल की ओर चला गया। उसने बताया कि वो अपने शरीर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था पर वो नहीं जा पा रहा था और उसके शरीर से वो आर पार निकल रहा था। उसने बताया कि वो बहुत डर गया था, पर तभी थोड़ी देर में उसे ऐसा लगने लगा कि वो फिर से बेहोश हो रहा है और अब की बार जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। जब चेतन की ये सारी बातें मैंने सुनी
तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगा, क्योंकि मुझे पता था चेतन कभी भी ऐसे झूठ नहीं बोलता है और मुझे उसकी एक एक बात पर यकीन था। कुछ समय बाद मुझे एक इंसान से पता चला कि जब हम लोग शराब के नशे में होते हैं, किसी तरह के नशे में होते हैं, तब हमारे शरीर पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता और समय पर कोई पैरानॉर्मल घटना घटने के आसार नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इसी कारण शायद चेतन के साथ भी ये सब हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। स्टोरीज आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताना कि आपको आगे किस तरह की स्टोरीज सुननी है। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।